नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज चंचल कुमार शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत के इतिहास की हमारी इस सीरीज़ में। इसमें आज हमारा इस सीरीज़ का 20वां सेशन होने वाला है। आप सभी लोग एक बार मुझे कमेंट करके पहले ऑडियो वीडियो चेक करा दें। सभी लोग कमेंट करके एक बार बता दें कि क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। प्रणाम, जय हिंद। आवाज़ आ रही है आप सभी को। तो जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि आज हम प्राचीन भारत का इतिहास नहीं पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसका भी अपना एक मज़ा है, ठीक है, कि एक दिन इतिहास के पन्नों में बहुत पुराने दिनों को देखना, प्राचीन काल को देखना, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल के बारे में चर्चा करना और फिर अचानक से आधुनिक काल के बारे में बात करना, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास को देखना अपने आप में थोड़ा सा मज़ेदार हो जाता है ना। समय की इतनी लंबी यात्रा को इतने कम समय में पूरा करना। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम सेशन की शुरुआत करें, आप सभी लोग इस सेशन को लाइक कर दें। यदि आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया हो, यदि आप भूल गए हो, तो प्लीज़ सबसे पहले आप सेशन को लाइक कर दो दोस्तों, और सेशन को लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दो, है ना। यदि आपको कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, पर यदि आपको लगता है कि ये सेशन शेयर करने से कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है या ये सेशन, ये सीरीज़ किसी बच्चे के काम आ सकती है जो तैयारी कर रहा है और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन की तलाश कर रहा है, अच्छे कंटेंट की तलाश कर रहा है, तो आप उसके साथ इसे शेयर कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक यूपीएससी विद चंचल कुमार सर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वहीं पर सब्सक्राइब का आपके पास ऑप्शन है, बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि आप डेली इस सेशन पर, इस जो है चैनल पर होने वाले सारे सेशंस को देख पाएँ, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। चंचल कुमार सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिस पर अभी 20,000 से ज़्यादा हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। चंचल कुमार सर ऑफिशियल के नाम से ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। पिछले सेशन में हम क्या पढ़ रहे थे, यदि आपने देखा हो तो आपको याद होगा, हम लोग महात्मा गांधी जी जब भारत में आते हैं 1915 में, तो यहाँ आने के बाद उन्होंने एक के बाद एक कुछ आंदोलन, कुछ सत्याग्रह किए। इसमें पहला था चंपारण। तो चंपारण सत्याग्रह मैं आपको बता चुका हूँ, याद होगा किस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने चंपारण में, बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों को गोरे बागान मालिकों के शोषण से, अत्याचारों से बचाने के लिए एक आंदोलन किया, जिसे महात्मा गांधी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। चंपारण में नील की खेती करने वाले किसान बागान मालिकों के अत्याचार से पीड़ित थे और उस पद्धति को, जो मैंने आपको बताया था, 3 कठिया पद्धति जिसे कहते थे, इस पद्धति के तहत पूरे खेत के, पूरी ज़मीन के, भूमि के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा अनुबंध किसान जो है बागान मालिकों के साथ कर चुके थे, उनके झांसे में आ चुके थे, और इसी को लेकर ये पूरा आंदोलन हुआ था जो सफल रहा था। अगला जो महात्मा गांधी के 2 और आंदोलन आपको पढ़ना है, उसमें पहला है अहमदाबाद की जो मिल मालिकों का मामला है, और ये मामला, इसे महात्मा गांधी के पहले भूख हड़ताल के बारे में भी जाना जाता है। इसे महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल बोला जाता है। और इसके बाद हम चलेंगे खेड़ा सत्याग्रह की तरफ, ठीक है। सभी लोग अगर आ गए हों तो हम क्लास शुरू करें। मैं आपको बताऊं कि अहमदाबाद में और खेड़ा में क्या मैटर था और किस तरीके से महात्मा गांधी ने वहां जाकर एक आंदोलन किया। रेडी? सभी को नमस्कार, एक बार फिर से जय हिंद, और लाइक भी कर दो भाई सेशन को। तो देखो अहमदाबाद में क्या हुआ, अहमदाबाद में थी बहुत सारी मिलें और इन मिलों में काम करते थे मजदूर। अब अहमदाबाद में 1917 के आसपास प्लेग फैल गया। प्लेग एक महामारी थी जो उस काल में, आपको पता है, आमतौर पर बहुत सारे
शहरों में फैला करती थी। जब प्लेग फैल गया तो अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे वो सब वहाँ से भागने लगे, जाने लगे, पलायन करने लगे। जब आप देखेंगे कि इस प्रकार से मिल मालिकों को घाटा होने लगा, मजदूर वहाँ से जाने लगे, तो उनको चिंता सताने लगी कि उनका उत्पादन कौन करेगा। तो उन्होंने मजदूरों को एक लालच दिया कि यदि वे सभी पलायन नहीं करते हैं, काम जारी रखते हैं, मालिक जो है उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि बदले में हम आपको जो है प्लेग बोनस देंगे, एक्स्ट्रा पैसा देंगे कुछ। अब आपको तो पता ही है कि मजदूर जो होता है वो जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करता है और थोड़ा सा पैसा उसको ज़्यादा मिल जाए तो उसके लिए वो जी जान लगा सकता है। ऐसे ही प्लेग से पलायन करने वाले मजदूरों ने पलायन करना बंद कर दिया और वो मिल में वापस आने लगे और काम शुरू हो गया, क्योंकि उनको प्लेग बोनस के नाम पर कुछ अतिरिक्त राशि दी जा रही थी। अब ये मामला तब तक तो ठीक चलता रहा जब तक कि प्लेग था, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब क्या हुआ कि प्लेग एक ना एक दिन तो खत्म होना ही था, है ना, बहुत लंबे समय तक तो रहेगा नहीं। जैसे आपने देखा होगा कुछ समय पहले पूरी दुनिया में और भारत में भी कोविड फैला, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा और कई सारे मजदूरों को आपने अपने घर जाते हुए देखा होगा। यहाँ तक कि कई मजदूर तो कई सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर तक गए हैं, ऐसी स्थिति हुई थी। अब एक दिन प्लेग खत्म होना था, वो हो गया। जब प्लेग खत्म हो गया तो मिल मालिकों को लगा कि अब बोनस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मजदूर कहीं जाने वाला नहीं है। तो उन्होंने घोषणा की कि अब प्लेग बोनस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्लेग अब खत्म हो चुका है। समझ गए? इस बात को लेकर मजदूरों ने विरोध जताया। मजदूरों ने विरोध इसलिए जताया क्योंकि आप सभी जानते होंगे 1914 से 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध हुआ था। 1918 में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब तक महंगाई जो है वो आसमान पर पहुंच गई थी, बहुत सारी वस्तुओं की कीमतें बढ़ चुकी थी, मजदूरों के लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने मालिकों से अनुरोध किया कि प्लेग बोनस खत्म मत कीजिए, क्योंकि महंगाई के कारण घर चलाना मुश्किल हो रहा है और आपके द्वारा दी जाने वाली सैलरी, तनख्वाह हमें कम पड़ती है। इसी बात को लेकर मजदूरों और मालिकों में विवाद हो गया। मालिक अड़ गए कि हम प्लेग बोनस नहीं देंगे और मजदूर भी अड़ गए कि हम प्लेग बोनस लेकर रहेंगे। ऐसी स्थिति में एक मिल मालिक थे जिनका नाम था अंबालाल साराभाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? अंबालाल साराभाई एक मिल मालिक थे और महात्मा गांधी जी के मित्र माने जाते थे। तो मिल मालिकों ने उनसे अनुरोध किया कि क्यों ना आप अपने मित्र महात्मा गांधी जी को बुलाएं, ताकि वो मजदूरों को समझा दें, शांत कर दें, मामले को ठीक कर दें। अंबालाल साराभाई ने महात्मा गांधी जी को बुलाया, वो आए और महात्मा गांधी जी जब वहाँ पहुँचे तो मामला उलट गया। महात्मा गांधी जी मालिकों को लगने लगा कि ये तो मजदूरों के पक्ष में बोल रहे हैं। हालांकि महात्मा गांधी भी जानते थे कि मजदूर सही है, क्योंकि प्लेग बोनस की उनको ज़रूरत थी, क्योंकि महंगाई वास्तव में बढ़ चुकी थी। इससे पहले मिल मजदूरों का जो नेतृत्व किया था वो अंबालाल साराभाई की जो बहन थी अनुसुईया बेन साराभाई, एक नाम जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, अनुसुईया बेन साराभाई ने कुछ समय तक मिल मजदूरों का नेतृत्व किया था, श्रमिकों का। पर बाद में जब महात्मा गांधी जी आ गए तो मिल मजदूरों का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के पास चला गया। दरअसल मिल मालिक कोई बीच का रास्ता निकालना चाहते थे कि ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए जिससे मालिकों का भी काम हो जाए, मजदूरों का भी काम हो जाए, और इसीलिए महात्मा गांधी को बुलाया गया था। अब महात्मा गांधी जी जब आए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक कमीशन, एक ट्रिब्यूनल बनाते हैं और वो ट्रिब्यूनल में मजदूर भी होंगे, मालिक भी होंगे, और वो तय करेंगे कि कितना जो है पैसा वापस दिया जाना चाहिए, कितना बंद होना चाहिए। बाद में मिल मालिकों ने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा धोखा किया और वो उस ट्रिब्यूनल से अलग हो गए और उन्होंने घोषणा क्या बल्कि चेतावनी दी। सभी मजदूरों को मालिकों ने चेतावनी दी कि हम 20% बोनस आपको देंगे, जो बोनस हमको दे रहे थे टोटल उसका 20% हम आपको अभी भी देंगे अगर आप नौकरी पर आ गए तो, और जो मजदूर काम पर नहीं आएंगे उनको काम से निकाल दिया जाएगा। मतलब 20% पर अगर आप काम करने को राजी हैं तो हम आपको काम पर रख लेंगे, वरना हम आपको काम से निकाल देंगे। इस बात को लेकर महात्मा गांधी जी बड़े दुखी हुए, उन्होंने भूख हड़ताल कर दी और उनकी भूख हड़ताल का असर भी हुआ। बाद में ये मामला कुछ इस प्रकार से समाप्त हुआ कि मिल मालिक बोनस का 35% जो है देने को तैयार हो गए। मतलब पहले अगर वो किसी को 100 रुपये वेतन दे रहे थे और 100 रुपये बोनस दे रहे थे,
तो अब वो देंगे उनको 135 रुपये, ठीक है, 100 रुपये वेतन और 35 रुपये बोनस, ठीक है। इस तरह से 65% पैसा कम हो जाएगा, 35% पैसा जो है वो बोनस का मजदूरों को अभी भी मिलेगा। मतलब जहां पहले 100 रुपये मिल रहे थे अब आपको 135 रुपये मिलेंगे और आपका घर चल जाएगा। इस तरह से अहमदाबाद का यह आंदोलन सफल हुआ और इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने मजदूरों का नेतृत्व किया और वो लोकप्रिय हो गए श्रमिकों के बीच भी। देखो यहाँ मिल मालिक और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था और अनुसुईया बेन साराभाई ने इनका नेतृत्व किया। कौन थी? अंबालाल साराभाई की बहन, जो खुद एक मिल मालिक थे। दोनों पक्ष जब अड़ गए तो महात्मा गांधी जी को बुलाया गया और महात्मा गांधी जी ने दोनों पक्षों को राजी कर लिया कि मामले को ट्रिब्यूनल को सौंप दिया जाए। बाद में मैंने आपसे कहा कि मिल मालिक ट्रिब्यूनल से अलग हो गए और उन्होंने घोषणा की कि हम 20% या 20% बोनस देंगे, जिसको काम पर आना है आए, नहीं आना है तो निकाल देंगे। इसके बाद 35% की मांग महात्मा गांधी जी ने की और मजदूरों से हड़ताल पर जाने को कहा। बाद में वो खुद भी भूख हड़ताल पर बैठ गए और इसका ये असर हुआ कि मिल मालिक 35% बोनस देने के लिए राजी हो गए। आ गया समझ में? इज दैट क्लियर? ये है बस अहमदाबाद की जो हड़ताल थी, उनकी जो आंदोलन था वो यही है और इस प्रकार से ये सफल रहा। अगला आंदोलन जो महात्मा गांधी का हुआ वो खेड़ा में हुआ, ये भी गुजरात में है, ये भी उसी साल हुआ 1918 में। और अगर आपसे पूछे महात्मा गांधी का पहला प्रथम असहयोग आंदोलन, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अहमदाबाद महात्मा गांधी जी की पहली भूख हड़ताल मानी जाती है और ये जो खेड़ा सत्याग्रह है ये महात्मा गांधी जी का पहला, ठीक है, असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन माना जाता है। वो सविनय था चंपारण वाला, तो ये असहयोग आंदोलन के रूप में जाना जाता है। मामला क्या है? देखो मामला जुड़ा है गुजरात जिले के खेड़ा एक जगह से। दरअसल वहां पर क्या हुआ, वहां पर फसल बर्बाद हो गई। आपने पढ़ा होगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत किसान से सीधे लगान लिया करती थी कंपनी या सरकार, ठीक है। बाद में सरकार आ गई कंपनी की जगह, तो किसानों को हर साल लगान देना पड़ता था। अब सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी फसल खराब हो गई, फसल अच्छी हुई या फसल पूरी तरह से चौपट हो गई, सरकार तो लगान लेती थी। और वैसे भी आपको पता है कि जब पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया उसके बाद ब्रिटेन की सरकार को पैसे की बहुत ज़रूरत भी थी, तो सरकार ने कहा कि लगान तो देना पड़ेगा। अब एक तरफ आप सोचिए कि फसल बर्बाद हो गई है, किसानों के पास लगान देने के लिए पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ वो तो कह रहे हैं कि हम लगान लेकर रहेंगे। एक मूवी आई थी आमिर खान साहब की, उस फिल्म में जिसमें लगान नाम से आपने देखा होगा कि किसानों के पास खाने को नहीं है, कई सालों से पानी ठीक से नहीं आया है, फसल नहीं हुई है, लेकिन सरकार अड़ी हुई है कि लगान तो आपको देना पड़ेगा, बल्कि इस बार आपको दुगना लगान देना पड़ेगा। कहाँ से देंगे? यही स्थिति खेड़ा के सत्याग्रह के जो किसान थे इनके साथ भी हुई। खेड़ा में किसानों ने फसल बर्बाद होने के बाद सरकार से अनुरोध किया कि हमसे लगान न लिया जाए, लगान माफ़ कर दिया जाए, पर सरकार ने कहा कि नहीं, लगान तो देना पड़ेगा और ज़बरदस्ती उनसे किसानों से लगान या टैक्स वसूला गया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले साहब की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एक संगठन जो उनके द्वारा स्थापित है, आप सबने पढ़ा होगा। उनके सदस्यों और विट्ठल भाई पटेल, महात्मा गांधी जी को जब ये पूरा मामला पता चला तो उन्होंने पूरे हालात को देखते हुए सरकार से ये मांग की कि आप लगान माफ़ कर दीजिए, क्योंकि किसानों के पास पैसा नहीं है, उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब एक तरफ यहाँ भी वही हुआ, सरकार अड़ गई कि लगान तो देना पड़ेगा, और किसान हैं कि उनके पास लगान देने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है। अब आप देखो इसमें गुजरात सभा की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। महात्मा गांधी जी समझ गए कि सरकार अड़ गई है, तो महात्मा गांधी जी ने किसानों से कहा कि आप लगान मत दीजिए। दरअसल उन्होंने सभी किसानों को शपथ दिलवाई कि कोई भी लगान नहीं देगा, अगर दे सकता है तो भी नहीं देगा। अगर कोई लगान दे सकता है और उसने लगान दिया
तो दूसरे लोगों पर भी सरकार दबाव डालेगी और उनसे भी ज़बरदस्ती लगान वसूल करने की कोशिश करेगी। तो अगर कोई लगान देता है तो उसका बहिष्कार किया जाएगा, सभी लोग सामाजिक रूप से उसका बहिष्कार करेंगे। तो महात्मा गांधी जी ने किसानों से अपील की कि कोई भी लगान नहीं देगा और संघर्ष करने के लिए तैयार रहिए। बदले में सरकार आपको मारेगी, पीटेगी, आपकी ज़मीन छीनने की कोशिश करेगी, आपके जानवरों को उठा के ले जाएगी, जब्त कर लेगी, कुछ भी हो जाए, पर लगान नहीं भरना है तो नहीं भरना है। इस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक आदि भी महात्मा गांधी जी के साथ थे। आगे चल के आपको पता है कि इन्हीं वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, एक बड़े नेता बने, तो यहीं से इनकी भी जीवन की, राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। किसानों को शपथ दिलाई गई, कसम खिलाई गई कि कोई भी शब्द जो है लगान नहीं देगा। ठीक है, दे सकता है तो भी नहीं देगा, कोई नहीं देगा। जो किसान दे सकते थे वो भी नहीं देंगे। अब इस बीच कुछ समय तक तो संघर्ष चला, लेकिन धीरे धीरे किसानों का जोश ठंडा पड़ने लगा और उनके बीच में निराशा घर करने लगी। ऐसे में महात्मा गांधी जी ने एक बीच का रास्ता निकाला और सरकार को एक ऑफर किया। क्या ऑफर किया? महात्मा गांधी जी ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा कि अगर आप उन किसानों का लगान माफ़ कर देते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि यदि सरकार उन किसानों का, गरीब किसानों का लगान माफ़ कर देती है जो लगान नहीं दे सकते, तो जो लगान दे सकते हैं, जिनके पास कोई कमी नहीं है, अमीर हैं, जो धनी किसान हैं, उनसे मैं लगान दिलवाऊंगा। ठीक है, आखिरकार महात्मा गांधी जी ने सरकार को कहा कि सरकार गरीब किसानों का लगान माफ़ कर दे तो मैं आपको उन किसानों से लगान दिलवाऊंगा जो लगान दे सकते हैं, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है। तो आखिरकार सरकार ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ठीक है भाई, जो दे सकते हैं उनसे ले लो और जो नहीं दे सकते हैं उनको माफ़ कर दो। इस तरह से खेड़ा सत्याग्रह भी सफल हो गया। आ गया समझ में? इज दैट क्लियर? ये मैंने आपको महात्मा गांधी जी के शुरुआती तीनों आंदोलन बता दिए। चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया और खेड़ा सत्याग्रह हो गया। क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों का महत्व क्या था? इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे चलकर जो कुछ भारत में महात्मा गांधी जी ने किया, आप रॉलेट सत्याग्रह देखोगे, असहयोग आंदोलन देखोगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन देखोगे, दांडी यात्रा देखोगे, जो कुछ भी आप भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा देखोगे ना, उसमें इन तीनों आंदोलनों का बहुत योगदान है भाई। पता है कैसे? दरअसल ये प्रैक्टिस मैच की तरह थे। इन तीनों आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी जी जनता की नब्ज को पहचान पाए कि आखिरकार जनता जो है वो संघर्ष कितने हद तक कर सकती है। इससे महात्मा गांधी किसान और मजदूरों से जुड़ पाए। एक चीज़ तो आपको पता होगी कि कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कांग्रेस सिर्फ कुछ लोगों का संगठन थी, पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय। आम जनता जो है ना, वो कांग्रेस से जुड़ी हुई नहीं थी और ये संख्या में ज़्यादा भी थी। मजदूर हो गए, किसान हो गए, गरीब लोग हो गए, ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी ने इन सारे वर्गों को कांग्रेस से जोड़ दिया और उन्होंने अपने आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। इसीलिए क्योंकि अहमदाबाद में मजदूर उनके लिए, एक प्रकार से आप देखो कि मजदूर उनसे जुड़ गए, खेड़ा में और चंपारण में किसान उनके साथ जुड़ गए। तो इससे तीनों आंदोलनों को अगर महत्व देखें तो जो उनके गांधीवादी तरीके हैं, महात्मा गांधी जी को अपने गांधीवादी तरीकों को आजमाने का मौका मिला। जैसे चंपारण में कमिश्नर ने जब उनसे कहा कि यहाँ से चले जाओ, तो उन्होंने कमिश्नर की बात मानने से मना कर दी। ये उनका तरीका था। इसको हम सत्याग्रह कहते हैं, अहिंसात्मक तरीका कहते हैं, उनका सविनय अवज्ञा कहते हैं। गांधी जी को देश की जनता के नज़दीक आने का मौका मिला। एक होता है कि आप ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठकर राज्यों की शहर जो है देश की राजधानी में बैठकर आम जनता के लिए काम नहीं कर सकते। उसके लिए आपको आम जनता से जुड़ना पड़ेगा, कनेक्ट होना पड़ेगा, उनकी नब्ज को पकड़ना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को समझना पड़ेगा। गांव में रहने वाले देहात के किसी व्यक्ति की समस्या किसी बड़े शहर में रहने वाले व्यक्ति की समस्या से पूरी तरह अलग होती है। आप ये नहीं मान सकते कि दोनों भारत के नागरिक हैं तो दोनों की समस्या एक जैसी होगी। तो इनको
लोगों के नज़दीक आने का मौका मिला, उनकी समस्याओं को समझने का मौका मिला। इसके साथ उन्होंने जो देखा कि जनता की ताकत क्या है और कमज़ोरी क्या होती है, जनता किस हद तक संघर्ष कर सकती है और किस हद तक जो है वो कमज़ोर होती है, कहाँ जाके जनता रुक जाती है। कोई भी संघर्ष हमेशा नहीं चल सकता, कोई भी आंदोलन जो है, जन आंदोलन खास करके, वो थकता है, बीच में सुस्ताता है और ठहर के अपनी ऊर्जा को फिर से प्राप्त करता है। ये चीज़ जिसे बोलते हैं ना, महात्मा गांधी का तरीका क्या था? संघर्ष विराम संघर्ष। यदि आपने सीरियसली थोड़ा बहुत पढ़ा हो महात्मा गांधी जी के बारे में या भारत के इतिहास के बारे में, आधुनिक भारत के, तो आपको पता है महात्मा गांधी की जो रणनीति थी ना, वो कैसी थी? संघर्ष विराम संघर्ष। मतलब लड़ो, फिर कुछ समय के लिए रुको, फिर लड़ो। आप लगातार तो नहीं लड़ सकते। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भागने का। यदि आपसे कहा जाए कि आप भागिए, तो कितना भाग पाओगे? 200, 400, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। एक समय के बाद थक जाएगा शरीर, तो आपको बैठना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, थोड़ी देर आराम करना पड़ेगा। जैसे ही आपकी शरीर का थकान जो है दूर हो जाए, फिर आप दौड़ सकते हो। तो ये जो मामला है ना, ये महात्मा गांधी जी ने इन्हीं आंदोलन से सीखा और उनकी जो पहचान भारत में एक बड़े नेता के तौर पर बनी, वो इसी से बनी है। आ गया समझ में? चलो, तो ये हो गए महात्मा गांधी जी के आंदोलन। इसके बाद में जो भारत में बड़ी घटना हुई, और बल्कि मैं घटना नहीं, इसको दुर्घटना बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है, और इस दुर्घटना को आप सभी किस नाम से जानते हैं? इसको आप रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, और इससे ज़्यादा बुरा जो हुआ आगे जाके, उसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। कब हुआ ये और क्यों हुआ? सबसे बुरी बात पता है क्या है? जब आप किसी व्यक्ति का बुरे समय में साथ देते हो, तो आप उससे उम्मीद करते हो कि वो भी आपका साथ देगा बुरे समय में, या कम से कम जब आपको ज़रूरत होगी तो वो आपके साथ खड़ा होगा। सोचिए कि आप किसी व्यक्ति का बुरे समय में साथ दो और वही व्यक्ति आपके साथ कुछ बुरा करे बाद में। इससे ज़्यादा पीड़ा, इससे ज़्यादा तकलीफ दुनिया में कभी नहीं हो सकती। ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कभी कुछ भला किया होगा आपने, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसका आपने कुछ भला किया होगा, जिसके साथ कुछ अच्छा किया होगा, वो जब आपके साथ बुरा करेगा ना, तब आपको और ज़्यादा तकलीफ होगी। दरअसल पहला विश्व युद्ध जब हुआ 1914 से 1918 में, तो भारत के लोगों ने बढ़ चढ़कर ब्रिटेन का साथ दिया, ब्रिटेन का समर्थन किया। ब्रिटेन जिस युद्ध में लड़ रहा था ना, उस युद्ध से हमारा कोई लेना देना नहीं था। ये युद्ध ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस और दूसरी तरफ, और अमेरिका, और दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, इनके बीच लड़ा जा रहा था। और इससे हमारा कुछ था ही नहीं लेना देना, लेकिन फिर भी मानवता के नाते हमने ब्रिटेन का साथ दिया कि ऐसे समय में हमें ब्रिटेन का समर्थन करना चाहिए। और जानते हैं भारत के लोगों ने कैसे साथ दिया? हमने तन मन धन से, सब तरह से हमने हमारे सैनिक भेजे। लगभग 40,000 से ज़्यादा सैनिक भारत के पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़ते हुए मारे गए। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 40,000 से ज़्यादा सैनिक। और दूसरी तरफ हमारे देश के नेताओं ने घर घर जाके लोगों से चंदा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया, ताकि हम ब्रिटेन को दे सके युद्ध लड़ने के लिए, और वो जीते। और आखिरकार वही हुआ, ब्रिटेन जीत गया, मित्र राष्ट्र युद्ध जीत गए। अब हमें ऐसा लग रहा था कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन क्या करेगा? ब्रिटेन खुश हो जाएगा कि देखो भारतीयों ने हमारा बुरे समय में साथ दिया, तो हम इनकी बात को मान लेते हैं। हमने कहा कि हमें होम रूल दे दो, हमें स्वशासन दे दो, हमें उत्तरदायी सरकार दे दो, हम ये चीज़ मांग रहे थे। उल्टा जानते ब्रिटेन ने क्या दिया? रॉलेट एक्ट दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया। इसीलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये बात है 1919 की। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों के मानव अधिकारों को कुचलना चाहती थी। दरअसल वो ऐसी शक्तियां चाहती थी जिससे किसी भी भारतीय को पकड़ के सजा दी जा सके, दंडित किया जा सके, और कोई भी ब्रिटिश राज के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत ना करे। उद्देश्य था आतंकवादी गतिविधियों के नाम पर भारतीयों के मौलिक अधिकारों का हनन करना। पहला विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ, आपको पता है। उसके बाद भारत की जनता सुधारों का इंतजार कर रही थी, संवैधानिक सुधारों का इंतजार कर रही थी, ठीक है। और संवैधानिक सुधारों,
कि आस लगाए बैठी भारतीय जनता को अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून दिया जिसे इतिहास में काला कानून कहा जाता है। दरअसल उन्होंने इस कानून के लिए एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट साहब ब्रिटेन में हाईकोर्ट के एक जज हुआ करते थे। न्यायाधीश महोदय को ये काम दिया गया कि आप बताइए कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को कैसे कुचला जाए या कैसे भारतीय लोगों को और ज़्यादा अंग्रेज सरकार के खिलाफ काम करने से रोका जाए, डराया जाए, आतंकित किया जाए। सिडनी रॉलेट साहब ने एक ड्राफ्ट बनाया और सरकार से एक कानून बनाने की सिफारिश की। चूँकि इसकी सिफारिश करने वाले व्यक्ति का नाम था सिडनी रॉलेट, इसीलिए कानून का नाम पड़ गया रॉलेट कानून या रॉलेट एक्ट। तो भाई साहब 10 दिसंबर 1917 को सिडनी रॉलेट साहब की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है जिनका काम था क्रांतिकारी गतिविधियां जो भारत में हो रही हैं उनको रोकने के उपाय सुझाना कि कैसे इनको रोका जा सकता है। उन्होंने एक सिफारिश की कि आप एक काम कीजिए, आप एक ऐसा कानून बनाइए जिस कानून के आधार पर आप किसी भी भारतीय व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर, संदेह के आधार पर, डाउट के आधार पर गिरफ्तार कर सके। मतलब ज़रूरी नहीं कि ऐसा साबित हो कि उसने वो काम किया है या वो करने वाला है, आप सिर्फ उसको क्या करें, आप सिर्फ उसको गिरफ्तार कर ले सिर्फ शक के आधार पर। तो आप उसे संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं, गतिविधियों पर उसकी नज़र रख सकें, मुकदमा चला के उसको दंडित कर सके, ऐसा कानून बनाइए। अब जब ये बात आई कि ब्रिटिश सरकार ऐसा कोई कानून बनाने वाली है तो भारतीय तो विरोध करेंगे क्योंकि हमें तो सुधार चाहिए, तो उल्टा तुम हमें ये कानून दे रहे हो। हमने कड़ा विरोध किया। हमने कहा देखो ये वाला कानून तो नहीं बनाने देंगे, ठीक है, अगर तुमने ये वाला कानून बनाया तो फिर हम जो है इसका विरोध करेंगे और हमसे जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। अंग्रेज सरकारों ने हमारे विरोध को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। उन्होंने कहा जो करना है करो, कानून तो बन के रहेगा। कड़े विरोध के बावजूद सरकार ने 18 मार्च 1919 को, टाइमलाइन को पकड़ के चलिएगा, 18 मार्च 1919 को इस एक्ट को पास कर दिया। और एक्ट का नाम क्या, रॉलेट एक्ट, जिसको आप कहते हो क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन करने के लिए लाया गया कानून। इसे काला कानून कहा गया। ऑफ कोर्स काला कानून कहेंगे, आपको पता है कि काला कलर जो होता है वो विरोध जताने का एक तरीका होता है। हर तरीके से काला आपको मिल जाएगा विरोध जताने में। जैसे कई बार लोग हाथ पे काली पट्टी बांध के विरोध जताते हैं, कई बार काले झंडे दिखा के विरोध जताते हैं। ऐसे ही इस कानून को भी काला कानून कहा गया। और काला कानून इसलिए कहा गया क्योंकि वास्तव में ये कानून ऐसा था। इस कानून में मानव अधिकारों के नाम पर कुछ भी नहीं था। आप लोग संविधान पढ़ते हो ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। हमारे संविधान में आपको 2 अनुच्छेद मिलेंगे, एक अनुच्छेद 21 और एक अनुच्छेद 22। दोनों ही आपके मौलिक अधिकार हैं और संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते। मतलब राज्य यदि किसी व्यक्ति को उसके प्राण से मतलब मृत्युदंड देना चाहता है, दैहिक स्वतंत्रता से मतलब जेल में डालना चाहता है, बंदी बनाना चाहता है, कैद करना चाहता है, तो ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया हो। नहीं तो वो अवैध गिरफ्तारी होगी, वो गलत तरीके से किसी को बंदी बनाया जाना होगा। दूसरी तरफ अनुच्छेद 22 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की साधारण गिरफ्तारी होती है तो उस व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, कुछ संरक्षण प्राप्त है, गिरफ्तारी के कारण बताने पड़ते हैं, गिरफ्तार करने के बाद उसको अपने पसंद के वकील करने का अधिकार दिया जाता है, अपने बचाव का पूरा अधिकार दिया जाता है और उसको 24 घंटे के अंदर अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है ताकि उस व्यक्ति की गलत गिरफ्तारी पर उसको छुड़वाया जा सके। ठीक है, क्या आपको ऐसा कुछ दिख रहा है? इस कानून में पता है क्या है, उल्टा था। अब ये तो लोकतांत्रिक मामला है ना, उस समय कोई लोकतंत्र तो था नहीं, तो ब्रिटेन की सरकार में के मन में जो आया वैसा कानून ठोक दिया। इस कानून के प्रावधान देखो, इस कानून का प्रावधान ये था कि अंग्रेज सरकार किसी भी व्यक्ति को शक या संदेह के आधार पर
गिरफ्तार कर सकती है और बिना मुकदमा चलाए उसको 2 महीने तक, कब तक? 2 माह तक उसको जेल में रख सकती है। 60 दिन तक रखा जा सकता है। इस दौरान उस व्यक्ति के ऊपर कोई केस नहीं चलाया जाएगा, इस दौरान उसको अपने बचाव का कोई अधिकार नहीं होगा और इस दौरान वो अपील नहीं कर सकता किसी तरह की। समझ में आया आपको? ऐसा कानून, इसको काला कानून नहीं कहूं तो क्या कहूं? ऑफ कोर्स काला कानून, क्योंकि ऐसे तो भारत सरकार किसी भी भारतीय को उठा के कभी भी जेल में डाल देगी और 2 महीने तक उसको जेल में रखने के बाद सॉरी बोल के बाहर कर देगी और कोई भरोसा नहीं सॉरी भी बोले, नहीं बोलना। इसीलिए इस कानून का नाम क्या पड़ गया? कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई अपील नहीं। मतलब ना तो आपको कोई वकील मिलेगा जो आपका बचाव करेगा, ना कोई आपको अपील करने का मौका दिया जाएगा ताकि आप आगे जाके अपने आप को बचा सको, और ना ही आपको कोई जो है दलील या अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। इस तरह का कानून एक पास कर दिया। अभी मैंने आपसे कहा कि भारतीयों ने पहले ही अंग्रेजों को चेतावनी दी थी कि यदि ये कानून पारित होगा हम विरोध करेंगे। हम तो पहले से विरोध कर रहे थे, पर जब ये कानून पारित हो गया तो भारत में फिर विरोध भी जताया गया। कई सारे लोग, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय आदि, जो उस समय भारत में एक प्रकार से सांसद या विधायक टाइप के लोग हुआ करते थे, विधायिका के सदस्य थे, उन्होंने इसके विरोध में केंद्रीय व्यवस्थापिका, जो उस समय की लोकसभा थी, उससे इस्तीफा दे दिया। एक सत्याग्रह सभा गठित की गई कि हम इसका जो है विरोध करेंगे, मिल के विरोध करेंगे, कड़ा विरोध करेंगे। इसके लिए हम पूरे देश में हड़ताल करेंगे, काम बंद कर दो अंग्रेज सरकार को। अभी जैसे आपने देखा होगा कि कुछ भारत में ट्रक ड्राइवर्स जो हैं उनको भारत में किसी कानून से शिकायत हुई और उसकी वजह से उन्होंने हड़ताल कर दी, है ना। ट्रक जो है भारत में एक प्रकार से इधर से उधर वस्तुओं के परिवहन का बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। तो जैसे ही ट्रक के पहिए थमे, कई जगह पर वस्तुओं की किल्लत होने लगी, कहीं सब्जी नहीं पहुंच रही है, कहीं पर दूध नहीं पहुंच रहा है, ये सारी समस्याएं होने लगी। तो एक प्रकार से इस तरीके से सरकारों को दबाव में लाया जाता रहा है। हड़ताल करेंगे, उपवास करेंगे, प्रार्थना सभाएं आयोजित करेंगे कि भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे, और इस तरीके से हम अपना विरोध जताएंगे। और तारीख तय की गई 6 अप्रैल 1919, ठीक है। 6 अप्रैल 1919 से हम लोग अपना आंदोलन शुरू करेंगे, हम विरोध जताएंगे और सरकार को इस कानून को वापस लेने पर मजबूर कर देंगे। देखते हैं सरकार इस कानून को वापस कैसे नहीं लेती है ना। कानून तो वापस लेना पड़ेगा। हालांकि कई जगह पर, पहले तो मैं आपको बताऊं कि महात्मा गांधी जी को नेतृत्व दिया गया, क्योंकि वो तब तक बड़े प्रसिद्ध हो चुके थे और चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में अच्छी खासी सफलता हासिल कर चुके थे। महात्मा गांधी जी को ये, ठीक है, जिम्मा सौंपा गया कि आप इसका नेतृत्व करें सत्याग्रह का। पर उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अगर आपने हिंसा की तो मैं आंदोलन नहीं करूंगा, मेरे आंदोलन में हिंसा की कोई जगह नहीं है और मेरा आंदोलन पूरी तरह से अहिंसात्मक होगा। तो उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि आंदोलन करिए, लेकिन आंदोलन को हिंसा से दूर रखिए। लेकिन फिर भी दिल्ली में, अमृतसर में, लाहौर, मुल्तान, जालंधर, अहमदाबाद, कई जगहों पर प्रदर्शन हुए और प्रदर्शन के बाद धीरे धीरे हिंसा भी होने लगी। कई जगह लोग गुस्से से जब आपे से बाहर हो जाते तो उन्हें पता ही नहीं चलता। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, कई बार आपकी किसी से कोई कहासुनी हो जाती होगी, गुस्सा आ जाता होगा, तो थोड़ी देर तक तो गुस्सा होगा, फिर जब गुस्सा बढ़ जाता होगा तो सामने वाला हाथ भी छोड़ देता है, कई बार सामने वाले को मार भी देता है। तो कब हिंसा होने लग जाती पता ही नहीं चलता। इसीलिए अपने क्रोध को, अपने गुस्से को नियंत्रित करना हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने धीरे धीरे हिंसा करनी शुरू कर दी। सबसे ज़्यादा मामला खराब हुआ पंजाब में, सबसे ज़्यादा हिंसा होने लगी थी पंजाब में। अब महात्मा गांधी जी ने पहले ही बोला था कि हिंसा नहीं करना है, पर हिंसा हो रही है। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करता हूँ, पंजाब जाता हूँ और पंजाब में जाके लोगों को समझाता हूँ। अगर मैं वहाँ जाऊँगा, मेरी बात लोग सुनेंगे और हिंसा नहीं करेंगे, लोग धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। महात्मा गांधी जी ने पंजाब जाने का निर्णय लिया। वो पंजाब जा रहे थे और ब्रिटेन सरकार को ऐसा लगा कि शायद महात्मा गांधी जी के जाने से लोग और भड़क जाएं और गुस्सा हो जाएं और ज़्यादा क्या करने लगेंगे, हिंसा करने लगेंगे। तो उन्होंने बीच में हरियाणा में पलवल, जो आजकल आपने सुना होगा नाम,
हरियाणा में पलवल में उनको रोक लिया और उनको पंजाब नहीं जाने दिया, उनको वापस भेज दिया गया। ये एक बहुत बड़ी गलती थी सरकार की। कई बार हम कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, कई बार हमारा विनाश आना होता ना, हमें अच्छा भी नहीं दिखाई देता, कुछ हमें उल्टा काम करने का मन करता है। सरकार ने यहाँ पर एक गलती कर ली। अगर महात्मा गांधी चले जाते तो वो वहाँ लोगों को शांत कर देते, रोक देते और सारी चीज़ ठीक हो जाती। उल्टा हो गया, महात्मा गांधी जी को जाने से रोकने से लोग और भड़क गए और हिंसा और बढ़ गई। ठीक है, ये एक प्रकार से सरकार ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको बंबई भेज दिया गया, उनको पंजाब नहीं जाने दिया गया। इसके बाद पंजाब में और ज़्यादा लोग उग्र हो गए, गुस्सा हो गए कि यार हमारे नेता को हम तक आने भी नहीं दे रहे हो आप, और हिंसा होने लगी। इस बीच सरकार ने 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू नाम के दो राष्ट्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया बिना किसी कारण के। ये भी एक प्रकार से वहाँ लोगों के लोकल लीडर थे, स्थानीय नेता थे। इनको गिरफ्तार करने के कारण लोगों को और, मतलब आप समझ रहे हो सरकार क्या कर रही है? सरकार आग को बुझाने की जगह उसमें और घी डाल रही है। सरकार उस आग को और भड़का रही है, उसको बुझा नहीं रही है। तो वहाँ सरकार के इन हरकतों की वजह से लगातार लोगों का जो गुस्सा है वो क्या हो गया, वो बढ़ता जा रहा है, वो और ज़्यादा भड़कता जा रहा है। महात्मा गांधी को रोक लिया, पहली दिक्कत। हमारे लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, दूसरी दिक्कत। और लोग गुस्सा हो गए। अब अमृतसर में 10 अप्रैल को लोगों का गुस्सा फूट गया और उन्होंने विभिन्न सरकारी इमारतों पर हमला करना शुरू कर दिया। टाउन हॉल पर हमला किया गया, सरकार के और ऑफिसेस पर, जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह पर हमले किए गए, टेलीग्राफ तार काट दिए गए, कई सारी सरकारी इमारतों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया और बाद में गोरे लोगों को भी तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। इतना गुस्सा उनके अंदर था कि उन्होंने अंग्रेजों को भी मारना पीटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कुछ ब्रिटिश महिलाओं को भी जो है इस हिंसा का शिकार होना पड़ा, उनको भी जनता ने पीट दिया। इस सब के बाद पंजाब की जो सरकार थी वो भी गुस्सा हो गई। ठीक है, पंजाब में सरकार जो है जब गोरे लोगों को मारा पीटा गया तो उसको गुस्सा आया और उसको लगा कि अब पुलिस के बस की बात नहीं। आपको पता है कि हमारे कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व आम तौर पर पुलिस का होता है, पर जब पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने में असफल हो जाती है तो मजबूरन सेना को बुलाना पड़ता है, आर्मी या पैरामिलिट्री को बुलाना पड़ता है। तो सरकार ने क्या किया, सेना बुला ली कि अब पुलिस के हाथ में नहीं रहा, अब यहाँ के मामला जो भी है वो सेना ही लोगों को, जैसे आपने ना मार्शल लॉ लगा दिया, या आफ्सपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जैसा एक कानून हमारे यहाँ है जिसमें सेना को ज़्यादा अधिकार दे दिए जाते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सेना को बुला लिया गया और सेना को सारे अधिकार दे दिए गए और जनरल डायर जो था उसको अमृतसर का प्रशासन सौंप दिया कि अमृतसर जाने और तुम जानो, हमें तो अमृतसर में शांति चाहिए। अब क्या हुआ, जनरल डायर जो है वो आया और जनरल डायर ने आते ही अपने हाथ में पूरे इलाके का प्रशासन ले लिया और एक आदेश जारी किया कि मेरी, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मेरी अनुमति के बिना कोई सभा नहीं होगी, कोई प्रदर्शन नहीं होगा, कोई जुलूस नहीं निकलेगा, कोई विरोध नहीं होगा, मेरी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होना। अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन आपको पता है आजकल अगर सरकार आपसे कुछ कहती है तो आपके पास कितने माध्यम है, 2 मिनट में फेसबुक पे आ जाता है, सोशल मीडिया पे आ जाएगा, अलग अलग जगह, ट्विटर पे आ गया, इंस्टाग्राम पे आ गया, यूट्यूब पे आ गया, न्यूज़ चैनल में आ गया, अगले दिन अखबार में आ गया। दुनिया भर के माध्यम है कि सरकार आप तक अपनी बात पहुंचा सकती है। लेकिन उस समय जनरल डायर का यह आदेश लोगों तक पहुंचा ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं था कि जनरल डायर ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है कि सभा नहीं करनी है, बैठक नहीं करनी है, प्रदर्शन नहीं करना है, उन्हें मालूम ही नहीं। मालूम होता तो शायद कुछ और हो सकता था इतिहास। तो जनरल डायर ने आदेश जारी कर दिया कि कोई सभा नहीं होगी। अब इस बीच जो गिरफ्तारी उनके नेताओं की हुई थी, उस गिरफ्तारी का विरोध करना था, तो उन्होंने एक प्लान किया कि हम एक सभा करते हैं
और हम उस सभा के द्वारा अपने लोकप्रिय नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करेंगे और उनको छोड़ने की मांग करेंगे। ये बात है 13 अप्रैल 1919 की। दिन कौन सा चुना गया? बैसाखी का। बैसाखी आपको पता है, चैत्र के बाद एक महीना आता है वैशाख। ये वो समय होता है जब भारत में, उत्तर भारत में गेहूं की फसल जो है वो पक जाती है और काट ली जाती है, तो एक प्रकार से त्योहार या उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। 13 अप्रैल 1919 का वो दिन था जो बैसाखी का दिन था, और उस दिन अमृतसर में एक सभा को बुलाने का निश्चय किया गया। उस सभा को एक छोटे से बाग में बुलाया गया। तब एक चीज जो है सभा बुलाने वालों ने ध्यान नहीं दी कि उस दिन अमृतसर में लगा था मेला। ये आम दिनों की तरह नहीं था, ये त्योहार था। और मेले में तो आपको पता है कि आज भी कितनी भीड़ दिखती है भारत में। उस समय तो मेलों में बहुत भीड़ हुआ करती थी, क्योंकि आजकल की तरह वस्तुएं आसानी से उपलब्ध नहीं थी, मेलों में मिलती थी, ऐसे दुकानों में नहीं मिलती थी चीज़ें। तो मेला जब लगता था ना, तो दूर दूर से लोग गांव खेड़े से वहाँ पर आते थे मेले में घूमने और ख़रीदारी करने। तो अमृतसर में बहुत सारे लोग मेले में आए हुए थे। अब मेला भी चल रहा है, उधर सभा चल रही है। लोगों को पता चलता है कि ऐसी कोई सभा अमृतसर में चल रही है, तो आपको तो पता ही है कि भारत में लोगों को कितना इंटरेस्ट आता है इन चीज़ों में, है ना। किसी पान की दुकान पर अगर दो लोग भारत के राजनीतिक मामले को लेकर डिस्कशन कर रहे हो, या राजनीति पर कोई बहस चल रही हो, किसी पार्टी को लेकर बहस चल रही हो, तो 2 से 20 कब हो जाते पता नहीं चलता, और 20 से 200 कब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। ये चीज़ भारत में आप सब जानते हैं कि हम लोग थोड़ा सा मनोरंजन के तौर पर भी चीज़ों को ले लेते हैं। तो जब उन्हें पता चला कि ऐसी कोई सभा चल रही है, तो वो उधर चले गए। चलो देखते हैं क्या हो रहा है, आखिर कोई भाषण दे रहा है, क्या भाषण दे रहा है, क्या बोल रहा है। इस तरीके से अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ बढ़ती चली गई। आयोजकों ने नहीं सोचा था कि कुछ बाहर के लोग भी आ जाएंगे, क्योंकि उसे ध्यान नहीं दिया होगा कि मेला लगा हुआ है। अब एक तरफ ये भाषण चल रहा है, दूसरी तरफ सभा में लोग बैठे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है, और ये बात पता चल गई जनरल डायर को। जनरल डायर को ये बात पता चली कि अमृतसर में मेरे आदेश के बाद भी, मतलब उसको तो ये लगा ना कि मैंने आदेश दिया था, मेरे आदेश की, मेरे ऑर्डर की वैल्यू भी है कि नहीं कुछ। मेरे आदेश की अवहेलना करते हुए, मेरे ऑर्डर को दरकिनार करते हुए इतनी बड़ी सभा हो रही है अमृतसर में। गुस्सा तो आ गया, उसको गुस्सा आना था, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो गया। तो उसने कहा ठीक है, मजा चखाता हूं। ये सोच के वो वहां से निकला सेना लेकर। ठीक है, इसमें गलती पूरी डायर की है। गलती डायर की इसलिए है क्योंकि उसने अपना आदेश लोगों तक पहुंचाया ही नहीं, लोगों को बताया ही नहीं कि ऐसा कोई आदेश मैं दे चुका हूं। और चलिए आपका आदेश नहीं भी पहुंचा, बैठक कर भी ली, क्या गुनाह कर दिया? कौन सा वहाँ पर हिंसा हो रही थी कि लोग हथियारों के साथ बैठे थे? बैठे तो शांतिपूर्वक थे ना। आप जाके उनको चेतावनी देते, भीड़ तितर बितर हो जाती। जैसे पुलिस वालों को बताया जाता ना कि जब कभी भीड़ उग्र हो तो आपको आंसू गैस के गोले छोड़ने हैं, हवा में फायरिंग करनी होती है, ऐसे सीधे लोगों को मारना शुरू नहीं करना होता है। तो आप वहाँ जाइए और वहाँ जाके आपको लोगों को चेतावनी देनी है। लेकिन नहीं, डायर, मैंने कहा ना, उसका ईगो हर्ट हुआ और वो वहाँ गया, और वो अपने साथ सेना की एक टुकड़ी लेके गया, बंदूकें लेकर गया और एक टैंक भी लेकर गया। पर समस्या ये थी कि जो ये बाग था ना, ये कुछ इस तरीके का था। देखो, इसमें सब तरफ से ऐसी ऊंची ऊंची दीवारें थी। मतलब बाग क्या, एक प्रकार से खाली मैदान था छोटा सा, जिसमें आसपास सब तरफ से घर बने हुए थे, तो दीवारें थी। रास्ता सिर्फ एक ही था, उस बाग में आने जाने का रास्ता एक ही था, और वो रास्ता काफ़ी सकरा था, एक छोटी सी गली से जाता था। तो वहाँ आप टैंक नहीं लेके जा सकते। गनीमत है, नहीं तो डायर उस बाग तक टैंक लेके जा रहा था। टैंक तो रास्ते में छूट गया, लेकिन सेना वहाँ तक पैदल पैदल चली गई। और जैसे ही वो गया, वहाँ जाने के बाद उसने सेना को उस गेट के वहाँ पर खड़ा कर दिया और सीधा फायरिंग का ऑर्डर, गोली चलाने का आदेश 10 मिनट तक। अब लोग तो, उनको तो पता ही नहीं कि क्या होने वाला है, कोई चेतावनी नहीं दी, कोई वार्निंग नहीं, सीधा जाके गोली चलाने। तो अचानक से गोलियों की बरसात होने लगी। लोग डर गए, हड़बड़ा गए, इधर उधर भागने लगे जान बचाने की। लेकिन कहाँ भागे? जिस तरफ से रास्ता है वहाँ तो सेना है, वहाँ से तो गोलियाँ चल रही हैं, और बाकी सब जगह ऊंची ऊंची दीवारें हैं, कहीं जा नहीं सकते। वहाँ एक कुआं था,
कई सारे लोग उस कुएं में कूद गए जान बचाने के लिए, पर उसमें भी एक के बाद एक कई सारे कुएं में लोग कूदे तो उससे भी मौत कई लोगों की हो गई। इस तरह से उस पूरे जलियांवाला बाग में एक प्रकार से दुनिया के या मानव इतिहास के सबसे नृशंस हत्याकांड में से एक को अंजाम दिया गया। क्लियर? तो बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ। जनरल डायर को लगा कि उसके आदेश की अवहेलना की गई। वो 150 सैनिकों के साथ बंदूकें लेके वहां पहुंच गया और निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दिया। 10 मिनट तक गोलियां चली, जब तक कि बंदूकों में गोलियां खत्म नहीं हो गई। बंदूकों में गोलियां खत्म हो गई तब जाके वो फायरिंग रुकी, और उस तब तक जो है काफ़ी सारे लोग मारे जो चुके थे। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मरने वालों की संख्या थी 379, मतलब लगभग 379 लोग जो है वो मारे गए सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन वास्तव में मरने वालों की संख्या 1000 से भी ज़्यादा थी। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और कई सारे लोग मारे गए। और ये तो मैं मरने वालों की, घायलों की संख्या तो अभी है, काफ़ी लोग घायल हुए। और इस तरीके से ये जब मामला पूरे दुनिया में, भारत में सबको पता चला तो सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि ऐसा तो आप कैसे कर सकते हैं? ये तो कोई राक्षस प्रवृत्ति का आदमी ही कर सकता है। जनरल डायर एक प्रकार से लोगों की नज़र में विलन बन गया, एक प्रकार से राक्षस के तौर पर उसकी छवि बन गई। लेकिन सरकार को पता था कि अब लोग और गुस्सा करेंगे, तो पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया कि कहीं लोग इसका बदला लेने के लिए फिर से हिंसा ना करने लगे। तो पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया। अभी तो अमृतसर में ही था, अब पूरे पंजाब में सेना को प्रशासन सौंप दिया। कई भारतीयों ने विरोध किया। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। शंकरन नायर ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया। जिसको जैसे विरोध जताने का मन किया उसने वैसा विरोध जताया, पर इस बात से सभी सहमत थे कि जनरल डायर ने जो किया वो बहुत गलत था। ठीक है। इसके बाद सरकार के ऊपर दबाव बनने लगा कि वो इस हत्याकांड की जांच करवाए। 1 अक्टूबर 1919 को सरकार ने हंटर समिति का गठन किया इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, है ना। और इस टोटल 8 लोग थे समिति में, 3 भारतीय थे, चिमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो समिति बनी थी उसमें 8 लोगों की समिति, हंटर समिति, उसमें 3 भारतीय भी थे। ठीक है, चिमनलाल सीतलवाड़, ये लिखा हुआ है नाम, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। अब हमें उम्मीद थी कि ये समिति डायर को कड़ी से कड़ी का मृत्युदंड, बस कुछ भी नहीं चाहिए। जिसने निहत्थे और निर्दोष मासूम लोगों को मारा हो इतने बेदर्दी से, उसके लिए आप मृत्युदंड से कम तो कुछ भी नहीं मांगते। हमें उम्मीद थी कि डायर को सजा होगी, मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। उल्टा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जनरल डायर को ज़्यादा से ज़्यादा इस हत्याकांड का दोषी तो माना गया, लेकिन कोई कड़ी सज़ा नहीं दी गई। उसको भारत से वापस ब्रिटेन भेज दिया गया, उसका डिमोशन कर दिया। मतलब जो सज़ा इन्होंने दी ना डायर को, वो क्या दी है, उसकी पदावनति कर दी, मतलब डिमोशन कर दिया उसको। जो ब्रिगेडियर की पोस्ट थी उससे नीचे जो है इन्होंने डिमोट कर दिया, ये इन्होंने किया। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा हमें बात चुभी वो ये कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जो ब्रिटेन का उच्च सदन है ना, वहाँ की पार्लियामेंट का, संसद का, हमारी राज्यसभा की तरह, वहाँ पर जनरल डायर के कामों की प्रशंसा की गई, उसकी तारीफ में प्रस्ताव पारित किया गया और उसको एक वीर पुरुष की तरह पेश किया गया, जिसने कि ब्रिटिश सरकार को पंजाब में शांति स्थापित करने में सहायता की। उनका ये मानना था कि जनरल डायर के ऐसा करने से भारत में लोग आतंकित हुए और पंजाब में हिंसा रुक गई और ब्रिटेन के सरकार को फायदा हुआ। यहाँ तक कि जनरल डायर को पुरस्कार देने के लिए पैसा इकट्ठा किया गया, कोष इकट्ठा किया गया। कुछ लोगों ने तो ये माना कि जनरल डायर को पुरस्कार देने की जगह सजा दे दी गई है, तो उसको नगद राशि भी दी गई। तो कांग्रेस ने और सभी लोगों ने इस समिति की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि हम इससे ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे। और महात्मा गांधी जी ने इस समिति की रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने
निर्लज्ज लीपापोती की संज्ञा दी कि आपने सिर्फ इस पे लीपापोती की है, आपने सिर्फ डायर के कुकर्मों को छिपाने की कोशिश की है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी ने किस रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी है। वो हंटर समिति की रिपोर्ट थी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में। अब महात्मा गांधी जी को और कांग्रेस को ये रिपोर्ट पसंद नहीं आई, तो कांग्रेस ने अपनी भी एक समिति बनाई इस पूरे हत्याकांड की जांच के लिए, अपनी खुद की एक समिति बनाई जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। ये भी ध्यान रखना, कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति खुद की भी बनाई थी इस हत्याकांड की जांच के लिए, जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अब्बास तैयब, चितरंजन दास जैसे लोग भी शामिल थे। और इस समिति ने भी हत्याकांड की जांच की और इन्होंने डायर को पूरा पूरा दोषी माना। हालांकि इनके हाथ में कुछ था नहीं उसको सजा देना। इस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत में एक काले पन्ने के तौर पर देखा जाता है। आज तक अंग्रेज सरकार ने इसकी माफ़ी नहीं मांगी है। अब यहाँ एक और चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि कई बच्चे इस बात को लेके गलत फहमी का शिकार है कि जनरल डायर की बाद में हत्या कर दी गई। जी नहीं, जनरल डायर को मैंने कहा कि डिमोट करके डिमोशन कर दिया गया, ब्रिटेन भेज दिया गया, लेकिन उसकी हत्या नहीं हुई। वो तो बाद में अपनी ही स्वाभाविक मौत मर गया कुछ सालों के बाद। जो हत्या हुई थी वो हुई थी माइकल ओ ड्वायर की। मैं आपको बता रहा हूँ दूसरे शख्स के बारे में जिसका नाम था माइकल ओ ड्वायर। ये पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। जिस समय जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया उस समय माइकल ओ ड्वायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद माइकल ओ ड्वायर ने डायर के कामों की तारीफ की थी, मतलब उसने उसको सही ठहराया कि तुमने जो किया सही किया। इसी हत्याकांड में एक व्यक्ति घायल हुए थे जिनका नाम था उधम सिंह। वो जलियांवाला बाग में उस सभा में उपस्थित थे और घायल हुए थे। ठीक है, उनको भी गोली लगी थी, पर उन्होंने उसी दिन कसम खाई थी जो कुछ अपने आंखों से देखा था उसके बाद कि मैं इसका बदला लूँगा। तो उन्होंने माइकल ओ ड्वायर को बाद में, जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसको ब्रिटेन में गोली मारी थी और उसकी हत्या की थी। तो आपको ये चीज़ समझनी है, डायर को नहीं मारा उधम सिंह ने मारा माइकल ओ ड्वायर को, जो कि पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। और डायर स्वाभाविक मौत से ही मर गया था कुछ सालों के बाद, और उधम सिंह को बाद में पकड़ लिया गया और फांसी की सजा दी गई, मृत्युदंड दिया गया इस हत्याकांड की वजह से। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह और महात्मा गांधी जी के आंदोलन हो गए। अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा असहयोग आंदोलन, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। महात्मा गांधी के सारे बड़े आंदोलनों में से पहला बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन। तो आप सभी लोग सेशन को यदि देख रहे हैं, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि कई सारे बच्चे जब कमेंट में आते हैं ना तो वो ये बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि सेशन कब शुरू हुआ, हम पहली बार देख रहे हैं, हमें ये चीज़ नहीं पता थी। तो प्लीज़ आप सभी के साथ इसको शेयर कर दिया करिए और लाइक भी करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूपीएससी विद चंचल कुमार सर, जो हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है, ये आपके आगे भी बहुत काम आएगा यदि आप इससे जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी में। तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चंचल कुमार सर ऑफिशियल हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां आपको बहुत कुछ मिलेगा आपके काम की चीज़ें। तो उस टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए जो चंचल कुमार सर ऑफिशियल के नाम से आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।